बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ क्रिकेट बेला ट्रांसमिशन। 2024 का वर्ल्ड कप अब इख्तिताम की जानिब गामज़न है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है 2024 T20 वर्ल्ड कप के हवाले से 12 ऐसे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ये इत्तला है कि जो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए गए थे कुछ प्लेयर्स के ऊपर और कप्तान बाबर आज़म के ऊपर, उन्होंने कहा है कि वो 12 ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाबंदी नहीं, पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर जो पीसीबी से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगेगी कि वो जब तक अपने जो बात है उसको क्लियर नहीं कर लेते वो किसी भी किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये ख़बर आज काफ़ी गर्दिश करती रही जब से ये कानून बना था। पंजाब हुकूमत ने इस कानून को पास किया था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हत्या के इज़्ज़त के हवाले से जो थे कानून जो बनाया गया था उस हवाले से केसेस जो है वो अब किए जाएंगे अगर कोई भी शख्स जो है वो कंप्लेन लेके सामने आएगा। इस हवाले से अथॉरिटी भी बना दी गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम की कारकर्दगी को बेहतर करने के बजाय दूसरी ऐसी चीज़ों की जानिब ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। शायद वो उस जो शिकस्त है उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं कि शायद ये मामला किसी और तरफ चला जाए और जो शिकस्त वाला मामला है उस तरफ कम नज़र जाए। चंद टेस्ट क्रिकेटर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कमेटी बनाई थी, जो इजलास बुलाया था, उस इजलास में कोई भी एक ऐसा क्रिकेटर नहीं था जो कि इस पॉलिसी को बना सके। सिर्फ मैनेजमेंट के लोग थे। उनका मुतालबा ये है कि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके ऊपर एक मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के नए ढांचे को तरतीब दे। और 2 मैचेस अब कल होंगे। आज रात यानी कि अलग सुबह पाकिस्तानी वक्त मुताबिक पहला जो सेमीफाइनल है T20 वर्ल्ड कप 2024 का अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वो खेला जाएगा। फिर कल पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 7:30 बजे शाम जो है वो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ये दोनों मैचेस होंगे, उसके बाद फिर फैसला होगा कि कौन सी 2 टीमें जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ाइनल खेलेंगी। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमारे साथ आज ऑनलाइन गेस्ट भी मौजूद होंगे स्काइप के ऊपर, और साथ ही साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया क्रिकेट एक्सपर्ट अम्माद अजीज़ ने। अम्माद, ये बताइएगा कि जिस तरह से आज एक ख़बर आई है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उनसे पूछगिछ की जाएगी, जो ख़बरें उन्होंने दी हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से कि वो किन सबूतों की बिना पर ये चीज़ें दे रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर जो लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं वो बिना किसी सबूत के जो है वो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर खुल के बातें करना, वो आपको लगता है कि किसी भी मुआशरे में इसकी इजाज़त है? अगर है किसी के पास सबूत तो फिर वो पहले सबूत दिखाए और फिर बात करें। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। जी सबसे पहले तो इमरान भाई हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की बात करते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ बाकायदा लागू है, राइट। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या होता था, पाकिस्तान में आप कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी जर्नलिस्ट है वो इल्ज़ाम लगा देता था और उसके बाद उसको पता था कि कार्रवाई तो होनी कोई नहीं है। हाँ, आप तनकीद व इस्लाह करते रहें, ऑब्वियसली आप क्रिटिसाइज़ करेंगे टीम की बेहतरी के लिए, खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए, लेकिन जब आप मैच फिक्सिंग जैसे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी पे, तो वो जब वापस आपको उस पर जवाब मांगेगा आपसे तो आपके पास है कुछ, अगर है तो ऑब्वियसली वो बोर्ड भी उसको देखेगा, ICC भी उसको देखेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का इमेज ऑलरेडी आपको पता होगा, जैसे हमने 2010 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैच फिक्सिंग का हमने हैंडल किया और उससे पाकिस्तान का जो नाम ख़राब हुआ और पाकिस्तान की क्रिकेट मेरे ख्याल से 10 साल पीछे चलेगी, उसके बाद बड़ा टाइम लगा संभलते हुए। जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई तो ये बातें यूट्यूबर्स कर रहे थे, लेकिन एक और पहलू भी इसका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी भी किस्म की जो है वो इब्तदाई तौर पर ना तो तहकीकाती कमेटी बनाई गई, ना ही कोई इस तरह की रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाई गई, ना ही ज़िम्मेवारों को सामने लाया गया। क्योंकि जिस तरह से टीम बनाई गई थी और जिस तरह से प्लेयर्स के अंदर ग्रुपिंग थी, इस बात का इतराफ़ जो है वो ना सिर्फ आम लोग कर रहे थे, जर्नलिस्ट कर रहे थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी बिल्कुल खुले अल्फाज में उन्होंने उसी ग्राउंड में, अगर मैं वसीम अकरम की बात करूं और दीगर टेस्ट क्रिकेटर्स की बात करूं, तो उन्होंने भी खुले अल्फाज में इस बात को बयान किया कि प्लेयर्स के अंदर जो है वो यकजहती नहीं थी और वो थोड़ा डिवाइडेड नज़र आए। चले इस बात तक तो ठीक है, और लेकिन फिर भी
इस बात को के लिए हमें कोई फैसले तो करने पड़ेंगे कि यार इन तमाम चीज़ों के अंदर कौन से लोग मुलव्वस थे, किन को सज़ा देनी चाहिए। हमने तो ऐसा कोई स्टेप ही नहीं लिया। हमने तो आते ही डोमेस्टिक टीम भी अनाउंस पाकिस्तान ए शाहीन जो टीम थी शाहीन, उन्हें भी अनाउंस कर दिया और कहा कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, पहले तो हम देखें कि ग्रुपिंग कब से हो रही है पाकिस्तान टीम में। जितने भी लेजेंड्स आज बात कर रहे हैं टीवी पे बैठ के भी या ग्राउंड में जो मौजूद थे, आपको भी पता है कि वो अपने अपने टाइम पे सारे ग्रुपिंग करते रहे हैं। तो ये तो रहा है एक, लेकिन वो कहते हैं हम ग्रुपिंग करते थे, लेकिन मैच के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। मैच में परफॉर्म करते थे। देखें अब मसला यही है कि एक तो सोशल मीडिया जितना तगड़ा है आज के दौर में, उनको इस तरह की तनकीद का सामना कभी रहा नहीं है। हाँ, जब वो भी हारते थे, इंडिया से हारते थे, इंडिया से कोई भी नहीं जीता वर्ल्ड कप में सिवाय बाबर आजम के, जो भी वो जब हारते थे तो वो भी ऐसे ही मुँह छुपा के आते थे, रातों की फ़्लाइट लेके आते थे, कभी किस तरह से वो किस एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट लेके आ रहे हैं। तो वो ये तो होता रहा है ओवर द ईयर्स। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर ग्रुपिंग की बात है, आप आज से शाहीन अफरीदी की कप्तानी से पहले आप देख लें टीम कैसे जेल है। इवन आपने जब शादाब, आपने भी बात की थी पिछले प्रोग्राम में, जब शादाब को कैप्टन बनाया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा हमारा पहला कप्तान बाबर है। तो आप देखें कि कितनी ज़्यादा यूनिटी थी और आपने कैसा किया कि उसको डिवाइड एंड रूल करने के चक्कर में टीम का भी बेड़ा गर्क किया। अभी सबका मोराल भी डाउन है इस वक्त। और जो ये यूट्यूबर्स की आपने बात की है, ऑब्वियसली वो सारा कुछ सनसनी फैला के व्यूज़ लेने के लिए होता है। तो लेकिन इस दफ़ा उनको पता नहीं था कि आगे से इतना तगड़ा उनको रिस्पांस मिलेगा पीसीबी की तरफ से भी और प्लेयर्स की तरफ से भी, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो आपने बात कर ली कि जो स्टांस अच्छा लिया पीसीबी ने, लेकिन पीसीबी ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर तैयार कौन करेगा? वही करेंगे ना जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलते रहे। साबिक अगर मैं लोगों की बात करूं कि इकबाल कासिम की बात कर लेते हैं, वो फिर ये रिसेंटली जो प्लेयर रिटायर हुए हैं, अगर कामरान अकबर बहुत बोल रहे हैं, बासित अली बोल रहे हैं, तो इन लोगों को भी तो उस कमेटी में बिठाया जाना कि हाँ यार अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक कर सकते हो तो हमारा आपसे इख्तलाफ कोई नहीं है, हम आपको उस कमेटी में बिठा देते हैं और आप बैठ के हमें सिफारिशात पेश करेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन फिर हमें एक लंबा प्लान बनाना पड़ेगा। आपको लगता है कि शॉर्टर प्लान से काम चल जाएगा, सिर्फ जुगाड़ से काम हम चला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में खुद स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखें पिछले 3 साल में 4 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, कोचेज़ आपके बेतहाशा चेंज होते हैं। अगर आपने बासित अली की बात की है, सिंध क्रिकेट के साथ काफ़ी अर्सा वो एज अ हेड कोच लगे रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब जब वो जॉब मिली होती है उनको, तब वो नहीं बता रहे होते कि अभी स्ट्रक्चर सही है, सिस्टम सही है, तब उनको सब कुछ सही नज़र आ रहा है। इवन आप जनाब प्रोफेसर साहब की बात करें, अगर मोहम्मद हफीज़ साहब की बात करें, वो भी जब बाहर थे टीम से तो उन्होंने सारी तनकीद की है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, प्लेयर्स के ऊपर भी, टीम का सिस्टम सही नहीं है, टीम सही नहीं खेली। जैसे ही वो टीम डायरेक्टर बने हैं सब कुछ ठीक हो गया, जब फिर बाहर आए हैं तो वैसी चीज़ें हो गई। और इसी तरह से कामरान अकमल जब सिलेक्शन कमेटी के साथ जुड़े हैं तब सब चीज़ें ठीक थी। तो ये मेरे ख्याल से चलता ही रहता है ऑन एंड ऑफ के जब ये बाहर होते हैं उस जॉब से तब इनको सारा कुछ ख़राब नज़र आता है, जब अंदर जाते हैं तो इनको लगता है कि सब ठीक है। मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी का इशू है क्रिकेट बोर्ड में। मैनेजमेंट जो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट है ऑब्वियसली वो चेंज होते रहते हैं, तो कोई आके अपनी मर्ज़ी से जो भी स्ट्रक्चर देना चाहता है वो, अगर आप 3 से 4 साल देंगे एक चेयरमैन को तो मेरे ख्याल से शायद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँ। या आप एक गवर्निंग बोर्ड जिस तरह आपका चलता है उसके पास सारे इख्तियारात हों, चेयरमैन के पास उस तरह से इख्तियारात ना हों, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर बनाया था साबका हुकूमत में जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स की टीमें थी वो ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा कि जो रीजनल टीमें हैं उन टीमों को ही बनाया जाए, उन टीमों को ही चलाया जाए, डिपार्टमेंट्स का किरदार ख़त्म कर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने जितने रीजन से उन रीजन के दरमियान में टूर्नामेंट, आपको लगता है कि वो जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बेहतर था? अच्छा, मेरे ख्याल से रमीज़ राजा ने जो उन्होंने ट्राई किया था कि वो डिपार्टमेंट को बहाल करें, उनको नहीं करने दिया गया। डिपार्टमेंट्स को बंद किया था ना? नहीं, उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बंद तो हुआ क्योंकि वो चेयरमैन थे, उनके थ्रू वो बंद हुआ। शहबाज शरीफ के दौर में जब नजम सेठी आए तो उन्होंने बहाल किया। लेकिन अगर आपको पता हो, उन्होंने पैट्रन इन चीफ उस टाइम के, उन्होंने बड़ी कोशिश की उनके साथ, उन्होंने स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया। लेकिन उस वक्त वो माने नहीं ना, इमरान खान साहब नहीं माने। यही मैं आपको कह रहा हूँ, खान साहब ने मना कर दिया उनको, रमीज़ राजा साहब ने ट्राई किया था। देखें, आपको ये देखना होगा और आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो क्रिकेटर्स हैं, एक तो ये इतने वेल ऑफ घरों से आते नहीं हैं, जो वेल ऑफ हैं वो आपके सामने वो पाकिस्तान खेल जाते हैं।
इनका ब्रेड एंड बटर यही है, इन्होंने यहीं से कमाना है। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट अगर नहीं थी तो वो तो उनका तो बुरा हाल था। आपके सामने एक क्रिकेटर था जो अच्छा खासा फर्स्ट क्लास भी खेला है और वो सब्ज़ी की दुकान उसने शुरू की थी, और जब उसने माइग्रेट किया यूएई तो वो यूएई ने उसको दोनों हाथों से लिया, इतना टैलेंट उसमें मौजूद था। तो यहाँ पे तो ये तबाहकारियाँ तो होती रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ भी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ भी। तो ये तो चलता रहेगा मेरे ख्याल से जब तक आप बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। रमीज़ राजा साहब ने एक चीज़ की थी, जो क्लब क्रिकेट को उन्होंने कोशिश की थी और स्कूल क्रिकेट को कोशिश की थी स्ट्रॉन्ग करने की, और मेरे ख्याल से ये जो करंट क्रिकेट बोर्ड है ये भी इसी के ऊपर चल रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है, उम्मीद है कि, लेकिन आप इसको आप 15 साल का कह सकते हैं विजन, आजकल में इसकी चेंजेस नहीं आएंगी मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर वर्ल्ड कप की बात कर लें, वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अब जब जैसे ही अफ़गानिस्तान जीता है तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान को शिकस्त दी थी अफ़गानिस्तान ने एक मैच में, तो हमें इरफान पठान जो थे वो भंगड़े डालते हुए भी दिखाई दिए थे कि हमें शिकस्त हुई है। तो आज उन्होंने एक खैर सगाली जो जज्बा था उसके तहत इरफान पठान को एक पग भी पहनाई है, जो उनकी रवायती अफ़गानी पग है ना, वो पहनाई है। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को इकट्ठा करने में मदद देती हैं? कुछ लोग तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे पॉजिटिव भी ले रहे हैं कि यार चलें, कोई उनको सपोर्ट तो कर रहा है ना। और ख़ास तौर पर जो तालिबान हुकाम हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उनकी क्रिकेट को बेहतर करने में बहुत अहम रोल अदा किया। आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोई अहम रोल अदा किया है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए? पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल छपा है, मोहम्मद शहजाद जो इनके एक्स क्रिकेटर हैं अफ़गानिस्तान के विकेट कीपर, आपको याद होंगे, उन्होंने उसमें लिखा कि जितनी करंट टीम है अफ़गानिस्तान की, मोस्ट ऑफ देम दे वर प्लेइंग बैक इन पाकिस्तान। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में सीखी है, खेली है, पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प किया। उन्होंने बड़ा क्लियरली उसके उस पूरे आर्टिकल में ये एक्सेप्ट की चीज़। तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं देखें, जहाँ पे डिप्लोमेट पॉलिसीज़ होती हैं कंट्रीज़ की, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट में अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। इंडिया को वो इसलिए ज़्यादा प्रेज़ करते हैं क्योंकि एक तो इनके क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पे आईपीएल खेलते हैं, दूसरा उनका सॉर्ट ऑफ होम ग्राउंड इंडिया ही है। अगर वो यूएई नहीं खेल रहे तो वो इंडिया में उनको ग्राउंड्स मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मार्केट बहुत बड़ी है और ट्रेड उनकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है उसके साथ। तो मेरे ख्याल से वो इसलिए उनको करते रहते हैं प्रेज़। जहाँ बात है ना इरफान पठान की, आपने बात की, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो मैच जीते हैं और उन्होंने वो भंगड़े डाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो वही है, एनिमी ऑफ एनिमी इज़ माय फ्रेंड, तो वो वाला सीन वहाँ पे उन्होंने किया। बाकी मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आपको एज अ कमेंटेटर और एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट बाइस्ड नज़र नहीं आना चाहिए, स्पेशली इतनी बड़ी स्टेज पे जहाँ पे आपको सारी दुनिया देख रही है। वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता आई थिंक। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, हम अगर क्रिकेट की तब्दीली की बात देखें, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट जो है वो बहुत नीचे चली गई है, लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो टीम अनाउंस की है उसमें उन्होंने अपने यंगस्टर्स को जो है वनडे के लिए नया कप्तान बनाया है। उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है और 15 रुकनी जो स्क्वाड का ऐलान किया है उसके अंदर आप 70% सारे नए प्लेयर जा रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि एक बड़ी दिलेरी वाला फैसला है और बड़ा हौसला देने वाला फैसला है कि जो प्लेयर उन्होंने आईपीएल में प्रोड्यूस किए उन्होंने उन्हें एक इंटरनेशनल सीरीज़ में भेज दिया, क्योंकि जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जो कि तगड़ी टीमों को भी जो है वो अच्छा खासा उन्होंने टफ टाइम दिया और मैचेस भी हराए हैं। तो ये फैसला आप कैसा देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड का? देखें, इंडिया जो बीसीसीआई है वो कॉन्फिडेंस उसको प्लेयर्स पे इसलिए भी है कि इट्स बिन लाइक 17 ईयर्स आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर, अगर आप आईपीएल की सिर्फ बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक को भी साइड पे रख दें इंडिया के, आप सिर्फ आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो उन्होंने बिल्ड कर दिया, जहाँ से उनको प्लेयर्स निकल के मिल रहे हैं और वो ए टीम, बी टीम, सी टीम बनाते हैं अपनी। जहाँ तक बात है शुभमन गिल की, तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है इंडिया के साथ भी और आईपीएल वो काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और वो यही जो कल हम बात कर रहे थे कि विजन की कमी कहाँ पे होती है, जब आप आज से 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे होते हैं कि नेक्स्ट कैप्टन आप किसको देखना चाहते हैं नेशनल साइड का। तो बीसीसीआई की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जहाँ पे वो सूर्या कुमार को ग्रूमते हैं। हालांकि सूर्या कुमार काफ़ी बहुत सीज़न कैंपेनर हैं वो डोमेस्टिक को लेके, लेकिन वो देख रहे हैं कि किस में ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। ऋषभ पंत है उनके पास जो कि सक्सेसर हो सकते हैं रोहित शर्मा के,
उसी तरह से शुभमन गिल हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और एक कप्तान वो तैयार नहीं करते, वो 3 से 4 कैप्टन तैयार करते हैं, लेकिन उसके बाद एट द सेम टाइम वो उनको कंट्रोल में भी रखते हैं कि ग्रुपिंग का बड़ा कम आपको सुनने में आता है। इंडिया के होती होंगी लेकिन बहुत कम सुनने में आता है। अब अभी वर्ल्ड कप खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की जो टीम हाल ही में बाहर हुई है, डेविड वार्नर ने जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, और बहुत सारे जो क्रिकेट पंडित हैं उनका ये कहना है कि डेविड वार्नर का क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना बहुत सारे बॉलर्स को जो है वो राहत महसूस हुई होगी कि नहीं यार, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब भी बॉलिंग करनी है तो सामने कम से कम एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि बिना किसी प्रेशर के शॉट्स खेलता है। आपको लगता है कि डेविड वार्नर के जाने से टीम में फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उनके पास बैकअप भी होगा इसका। देखिए, आप अगर डेविड वार्नर की और ट्रेविस हेड की लास्ट 4 से 5 इनिंग्स उठा के देखें, उसमें डोमिनेट किया हेड ने ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से वो बैकअप तो तैयार हो गया हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेविस हेड ने ओवरटेक कर ली थी वोली पोजीशन कि वो चार्ज करते थे बॉलर्स पे। तो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह का तगड़ा उनका सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल उनको फ़र्क पड़ेगा। और बिग बैश से आप एक प्लेयर उठाएंगे, इवन देखें इन्होंने ट्राई भी किया था कि स्मिथ को ओडीआई में ओपनिंग करवाने का, इवन टेस्ट में भी ट्राई किया था, लेकिन देखें उनके पास स्टिल बैकअप पे काफ़ी सारे मौजूद हैं। मार्श खुद भी करते रहे हैं, इनके भाई हैं शॉन मार्श, वो अवेलेबल हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनको फ़र्क पड़ता है, वो तो जिसको भी ला के खिला देंगे तो वो तो मेरे ख्याल से डोमिनेट करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड कप के फौरी बाद जो है वो इंडियन टीम के जो कोच हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं जी। आप हैरान होंगे कि यहाँ टीम जीत रही है और वहाँ कोच को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। यहाँ टीम हार भी जाए तो कोच जो है रिटेन करता है, कोच वहीं रहता है, सेलेक्टर्स वही रहते हैं। लेकिन इंडिया जीतने के बाद अपनी जो है वो इन चीज़ों, मतलब आप आउटस्टैंडिंग चीज़ें करते हैं तो फिर आप चैंपियन बनते हैं। गौतम गंभीर को वो लेके आ रहे हैं अब कि आप आए और टीम को ज्वाइन करें, लेकिन गौतम ने आते ही जो 2 फैसले किए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जडेजा, विराट कोहली और शामी और फिर शर्मा, इनको कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में वो फिर से खिलाना चाहते हैं, और कहते हैं कि एक आखिरी मौका जो है वो इनको देंगे, क्योंकि एक वनडे टूर्नामेंट है और जब आप T20 में डिफरेंट सिचुएशन होती है और वनडे के अंदर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए होता है और आपका टेम्परामेंट भी ज़्यादा चाहिए। आपको लगता है कि उनका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है? देखें, गौतम गंभीर इनके साथ ही खेलते रहे हैं और इनसे बहुत सीनियर थे, लेकिन स्टिल इनके साथ खेलते रहे और आईपीएल में उन्होंने प्रूव भी किया है कि एज अ मेंटोर, एज अ ठंडे मिजाज के प्लेयर हैं वो। वो कि अफरीदी के साथ उनका एक फड्डा हुआ था। अच्छा, प्लेयर वो मेरा नहीं ख्याल ठंडे मिजाज के थे, लेकिन जब से वो मैनेजमेंट में या कोचिंग स्टाफ में आए हैं तो उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमने एक रूप देखा है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़बरदस्त एडिशन है। राहुल द्रविड़ नो डाउट बहुत बड़े लेजेंड हैं, बहुत बड़ा नाम है, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे ख्याल से हमारे लिए सोचने वाली बात है कि एक टीम जीत रही है और बड़ा ज़बरदस्त कर रही है। इवन जब रवि शास्त्री भी इनके साथ थे, वो भी जीत रही थी टीम, स्टिल वो साइड पे हो गए। इसी तरह से राहुल द्रविड़ भी हैं, वो भी साइड पे हो गए हैं खुद ही मेरा ख्याल, या एक्सटेंड नहीं किया उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो बीसीसीआई का एक विजन को लेके इंडिया ने अगर एक्सटेंड नहीं किया तो उनकी कोई बैकअप पॉलिसी होगी। जब राहुल द्रविड़ आए थे तो नीचे से 7-8 प्लेयर तैयार करके लाए थे और वो अंडर 19 के साथ काम कर रहे थे। तो इसी तरह आपको लगता है कि गौतम ने भी कोई नीचे काम किया होगा, नीचे चीज़ों के ऊपर, फिर अपना वो जब उनका प्लान तैयार हुआ और फिर उन्होंने कहा अच्छा द्रविड़ वाला प्लान तो हो गया कामयाब, अब आपका प्लान है आप आ जाए टीम को ज्वाइन करें। ये उनकी पॉलिसी तो नहीं है कि एक बंदा बैठ के प्लानिंग करता है और फिर दूसरा आता है उसको इम्प्लीमेंट करता है और सक्सेसफुली वापस चला जाता है। देखिए, जहाँ तक मैच की बात है ना, तो मैच में तो मेरा ख्याल हेड कोच ही कुछ सारी चीज़ें डिसाइड करते होंगे कैप्टन के साथ मिलके, लेकिन जो बात है बैक एंड पे जो जितने भी डिसीजन होते हैं ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड ही करता होगा और सेक्रेटरीज ही करते होंगे, जो भी उनको हेड कर रहे हैं वही करते होंगे। लेकिन जब ग्राउंड में आ जाते हैं तो ग्राउंड में वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं प्लेयर्स के साथ। आपको भी पता है कि जब नेशनल टीम है, नेशनल टीम में कोचिंग की ज़रूरत होती नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। प्लेयर्स को आपने मैनेज कैसे करना है, उनका वर्कलोड कैसे डिवाइड करना है, मैचेस आपने किसको खिलाना है, टीम कॉम्बिनेशन क्या बेहतर हो सकता है। तो उसके एतबार से अगर देखेंगे तो उन्होंने आईपीएल में प्रूव किया है। मेरा नहीं ख्याल उनका डोमेस्टिक में या नीचे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है गौतम गंभीर का, लेकिन क्योंकि वो इन प्लेयर्स के साथ खेले भी हुए हैं और आईपीएल में उनका एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार तजर्बा रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया बीसीसीआई का। मेरे ख्याल से मैं तो इसको बोल्ड डिसीजन कहूँगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही लेके आए हैं। बीसीसीआई हमेशा से, जब अगर फॉरनर कोचेज़ भी आए हैं वो भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस रखते थे, जो रवि शास्त्री थे या राहुल द्रविड़ थे, वो भी एक बहुत बड़ा नाम थे।
तो एक बोल्ड डिसीजन है बीसीसीआई की तरफ से, लेट्स सी कैसा जाता है ये। अच्छा, आपके पास कुछ इतलात हैं कि बाबर आजम जो है वो टीम को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर वो कप्तानी से जो है वो हट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस्मान ख्वाजा जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी पर बात की है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम एक अच्छा बैटर ज़रूर है, लेकिन जब आपने उसके ऊपर कप्तानी का प्रेशर शिफ्ट किया तो उसकी अपनी बैटिंग भी परफॉर्मेंस भी जो है वो भी मुतासर हुई है, और उसकी जो सारी की सारी टीम थी नीचे वो भी उसी वजह से मुतासर हुई, क्योंकि आपको टीम के अंदर जो है वो सिर्फ बैटिंग नहीं करनी, कप्तानी नहीं करनी, आपको जो 11 से 15 प्लेयर हैं उनको भी कंट्रोल करना है, उनकी स्ट्रेटजी भी देखनी है और उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना है। तो इसलिए बाबर जिस तरह का बैटर है और इतनी कम उम्र में वो अभी, और ना ही वो कहते हैं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी भी है नहीं है कि वो कप्तानी कर सके, तो लिहाजा वो समझते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए और कप्तानी के लिए किसी और को सामने आना चाहिए। तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? देखें, एज ए कैप्टन अगर आप बात करेंगे बाबर के स्टैट्स की तो इतने बुरे नहीं हैं। अगर आप एज ए कैप्टन और एज ए बैटर एट द सेम टाइम अगर वो बैटिंग करते हैं अपनी कप्तानी में, तो इतने बुरे उनके स्टैट्स हैं नहीं जितना लोग उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। जहाँ तक बात है स्किल्स की, ऑब्वियसली देखें इट्स बीन लाइक 5 years, तो मेरे ख्याल से उनको अब उस लेवल पे ग्रूम हो जाना चाहिए था जहाँ पे लोग क्वेश्चन ही ना कर सकें। तो ये एक मसला तो रहा है। मैं पर्सनली तो बाबर आजम को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कप्तानी की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बड़े काफ़ी सारे उसमें लैक्स हैं। हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। हैदर, ये बताइएगा कि बाबर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि बाबर जो है वो एक्स्ट्रा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो कप्तानी है ना वो बड़ा चालाकी वाला काम है और आपके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग के अंदर बहुत चालाकी, फुर्तीला, और आपको होशियार होना पड़ेगा, आपको सियासत आनी चाहिए, उसके साथ ही आप कप्तानी को मैनेज कर सकते हैं। आपने 15 दिमागों के साथ खेलना होता है, ना सिर्फ 15 दिमाग आपने उनको हैंडल करना है, बल्कि जो आपका जो स्टाफ है 15 से 14 लोगों का कोचिंग स्टाफ, आपने उसको भी हैंडल करना होता है। तो बाबर इस सारे मामलात में कहीं ना कहीं आकर अपनी जो उनका असल टैलेंट है उससे वो पीछे हट रहे हैं। आपको भी लगता है कि बाबर आजम को पीछे हट जाना चाहिए कप्तानी से खुद ही, जिस तरह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है? जी इमरान भाई, थैंक यू। देखें इमरान भाई, आप दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं, स्पेशली जो टेस्ट नेशंस हैं, आप अगर वो देखें तो कप्तान को जब तक आप फ्रीडम नहीं देते, कप्तान कुछ नहीं कर सकता। दिस इज माय थिंकिंग। दूसरी बात ये है कि इससे ज्यादा फ्रीडम क्या देना उनको? नहीं, आप देखें ये आपकी और मेरी कहने की बातें हैं कि बाबर आजम को फ्रीडम दिया गया, या अभी आप थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो यू विल सी लाइक बहुत सारी चीजें निकलेंगी। दूसरे नंबर पे जो कैप्टन होता है वो टीम अंदर लड़ा सकता है। अभी ये देखें कि बाबर आजम हारिस रऊफ की जगह, शाहीन अफरीदी की जगह या किसी की जगह बॉलिंग नहीं कर सकता। कप्तान अपना प्लान दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हम यूएसए से मैच आ रहे थे, अगर आप वो लास्ट ओवर देखें तो जो प्लान किया हुआ था हारिस रऊफ ने बाबर आजम के साथ, तो उसने अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो 15 रन जो है लास्ट ओवर में चेज हो गए। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो एज ए कैप्टन, जैसे हमाद भाई ने बोला है कि एज ए कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। ही इज वर्ल्ड क्लास। मतलब कप्तान होते हुए उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। मैं अगर आप उनके स्टैट्स देख लें, टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 में भी, लास्ट 3-4 साल में जितनी भी आज सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं उसके अगेंस्ट, तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि देखें एज ए पाकिस्तानी वी नीड टू सपोर्ट आवर नेशनल हीरोज। देखें अगर तो क्रिकेट खत्म होगी इस वर्ल्ड कप के बाद तो ठीक है भाई, क्रिटिसाइज करो। देखो क्रिटिसाइज बनता भी है, क्योंकि एज अ फैन, एज ए लाइक हमारी कंट्री की टीम है, तो वो कहीं ना कहीं दुख जरूर होता है, लेकिन हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। तो मैं इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि अगर आप देखें ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है या किसी महल्ले की टीम नहीं है कि एक। लेकिन यार हैदर, एक और बात भी तो देखें ना, आप कह रहे हैं कि जी वो पावरफुल कप्तान नहीं है। अगर वो पावरफुल कप्तान नहीं है तो फिर उनकी बैटिंग, फिर वो कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो सोचते होंगे ना कि यार अगर मुझे पावर मिल जाती तो मैं कुछ ये कर लेता। फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वो शाहीन की जगह पे या किसी और की जगह पे जो है वो बॉलिंग नहीं कर सकते। अगर वो किसी की जगह पे बॉलिंग नहीं कर सकते, चलें इस बात को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक होती है और आगे इसी बात से हम शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। एक बार तो आप फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको क्रिकेट मेला ट्रांसमिशन में। हैदर, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि बाबर जो है वो बड़े पावरफुल, उनके पास पावर्स नहीं है। देखिए, अगर पावर्स नहीं है आपके पास तो फिर आप कप्तानी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? लेकिन यहाँ अमाद से पूछ लेते हैं आपके बाद, वो कहते हैं कि बाबर जो है वो बड़े पावरफुल कप्तान है, इससे ज़्यादा पावरफुल कप्तान आए कोई नहीं। वो इसलिए मुझे जो रीज़न समझ में आती है कि आप ज़बरदस्ती, आपको बार बार कहा गया कि शादाब को ना खिलाओ, आपने खिला लिया। आपको कहा गया आज़म खान को ना खिलाओ, आपने खिला लिया। आपको कहा उस्मान को ना खिलाओ, आपने खिला लिया। अब ये बताओ कि ये जो 3 प्लेयरों के मैंने नाम लिए हैं, ये किनके कहने पे खेले गए हैं? शादाब तो आपको पता है, आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते कि वो बाबर के दोस्त नहीं हैं या बाबर की फेवर से नहीं खेलते हैं। बाकियों का आप बता दें अगर आपको पता है, और आप किस तरह से कहते हैं कि वो पावरफुल कप्तान नहीं है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे जो इंडिया की टीम अनाउंस हुई है जिम्बाब्वे टूर के लिए। जब तक आप प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्लेयर को अथॉरिटी नहीं देंगे, इंडिया देखें इसीलिए हमारे से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। हम उनसे कम से कम 8-10 साल पीछे हैं क्रिकेट में, ठीक है। तो वो यही चीज है, जब भी अभी अगर वो शुभमन गिल को कप्तान बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको वो अथॉरिटी देंगे, वो अपनी मर्जी से प्लेइंग 11 डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें अगर उस्मान खान टीम में आया है या वर्ल्ड कप में वो सिलेक्ट हुआ है तो उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर आप देखें कि आपके लोकल प्लेयर जो, मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो यूएई से आया, उसको जिस तरह भी टीम में आया, ठीक है, लेकिन उस लड़के ने परफॉर्म किया है। आपके जो सुपरस्टार सारे खेल रहे थे टीम में, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। उन्हीं पिचेस पे उन्होंने भी बारी ली है, उस्मान खान ने भी उन्हीं पिचेस पे बारी ली है। दूसरे नंबर पे आजम खान, अगर इमरान भाई अगर देखें तो हमारा जो सोशल मीडिया है वो एक दिन में बंदे को ऐसे आसमान पे ले जाते हैं, अगले दिन नीचे गिरा देते हैं। जैसे आप आजम खान की बात करें तो आजम खान जितनी भी लीग्स हुई हैं, अगर आप डोमेस्टिक भी देखें, अगर ये जो लास्ट सीजन वो डोमेस्टिक का खेला है, उसने वनडे T20 में रन किए हैं। तो आपका कहना है कि बाबर आजम ने ठीक बंदे खिलाए? देखें, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यही टीम जीत जाती तो हमारा पता है क्या, हम जज्बाती कौम है, हमारा ये कैसे जीत जाती यार? आप जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम की तैयारी थी, ऑस्ट्रेलियन टीम की तैयारी थी, इंडियन टीम की तैयारी थी, वो तो इंडियन टीम को पिच ऐसा मिला और आप वो टॉस हार गए, वरना तो आप नज़दीक आते उनके। नहीं, अगर आप ये देखें कि उस दिन भी मैंने शो में बात की थी कि जो इंडिया वाला हम मैच आ रहे हैं, वो हम फील्डिंग की वजह से मैच आ रहे हैं। अगर आप देखें तो जितने भी हमारे एक्स प्लेयर्स बैठे हुए हैं टीवी पे, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया वाले मैच में हमने 20 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसकी वजह से वो मैच हम हार गए। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप 120 कर रहे हो तो आप अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा रन आउट करके तो आप मैच में जान डाल देते हो, आप 20 रन वो आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। इस बात को मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि पावरफुल कप्तान कैसे नहीं है? देखें, अगर आप जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के, तो अगर आप देखें कि जो टीम बनती रही है, देखें एक बंदे का आप कह रहे हैं कि शादाब खान जो है वो बाबर आजम का दोस्त है। अभी कुछ चीजें, क्योंकि मैं खुद कप्तानी करता हूँ यूएई में, तो इसलिए मुझे कुछ चीजों का आइडिया होता है। आप सम टाइम ऐसे होता है कि एक तरफ सारे एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस जैसे इमाद वसीम खेला, मोहम्मद आमिर खेला, तो उसको थोड़ी सी तरजीह दी गई शादाब खान को कि वो प्रॉपर, अगर आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी टीम में इस टाइम शादाब खान जैसा फील्डर नहीं है, और जिस तरह उसने फील्डिंग भी की है ये 3-4 फील्डर तो इमरान भट्ट भी बहुत अच्छा था, जब टेस्ट में करता था तो उसको टेस्ट टीम से छुड़वा के फिर उसको T20 में खिला लेते हैं। वही बात हो गई, कल भी हम शो में यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि जब तक आप प्लेयर जो प्रोटेक्शन होती है ना, प्लेयर की जो वैल्यू होती है, जब तक आप प्लेयर को वैल्यू नहीं करेंगे, मैं आपकी बात मानता हूँ, प्लेयर का एक टाइम भी होता है, प्लेयर का एक वक्त भी होता है, प्लेयर एक वक्त तक भी खेलता है। जब आप प्लेयर का वक्त खत्म हो जाए ना तो फिर उसको खुदा, आप देखिए बाबर आजम का टाइम खत्म हो गया है। नहीं, मैं बाबर आजम की नहीं, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन बड़ी टीमों की बात कर रहे हैं, जब प्लेयर खत्म होता है ना वो खुद ब खुद छोड़ जाता है। आपने शादाब खान की जगह वर्ल्ड कप में उसामा मीर को खिलाया। आप, हालांकि वहां पे पिचेस मिली उसामा मीर को, स्पोर्टिंग विकेट्स मिली, लेकिन आप देख लें कि एक जगह नहीं, न्यूजीलैंड में उसको खिलाया शादाब खान की जगह। बात वही है इमरान भाई कि आपके पास आपने प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं किए। उसामा मीर शादाब खान, उसामा मीर शादाब खान, ये देखें, जब तक आपके पास आप प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करेंगे आपकी टीम का यही हाल होगा। ठीक है, बात ये बताइएगा कि आपको लगता है कि बाबर जो है वो पावरफुल कप्तान नहीं, या आखिरी
बात करते हैं हम इसके ऊपर, फिर हमने वर्ल्ड कप के ऊपर बात भी करनी है। मेरे ख्याल से इमरान भाई, मैं हैदर की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे ओवर द इयर्स नज़र आया है, इतने पाकिस्तान की तारीख में 2 ही कैप्टन इतने हैवी आए हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल आए हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी टीम्स खिलाई हैं। तो बाबर उनमें से एक है। पहले इमरान खान थे और दूसरे बाबर आजम है। तो मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनको बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं करने दिए गए। इवन जो उनकी कोचिंग जो स्टाफ रहा है, इतने इतने बड़े नाम रहे हैं, मिकी ऑर्थर हैं, ये अभी गैरी कर्स्टन है, स्टिल वो अपना फ़ैसला खुद करते हैं। आप देखें एक जिसमें इवन जो पीएसएल की वो कैप्टनसी करते हैं, उसमें भी बाहर से जब वो डैरन सैमी उनको कुछ कहते थे तो उसके ऑपोजिट बड़ी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक तो उनके अंदर ये चीज़ है कि वो अपने फ़ैसले लेना जानते हैं, फ़ैसले वो लेते हैं, वो गलत हों सही हो वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन लेते हैं, टीम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिली है बोर्ड की। ठीक है, अब आप क्या कहना चाहेंगे इमरान भाई? इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखें, अगर 14-15 रुकनी स्क्वाड गया है तो उसमें जैसे अब पूरी दुनिया में बात हो रही है कि शादाब खान बाबर आजम का दोस्त था, शादाब खान को आप निकाल दें, जो बाकी 14 प्लेयर है वो बाबर के दोस्त नहीं। हम कल क्या बात कर रहे थे? नहीं, हम तो कल बात कर रहे थे कि 7 प्लेयर ही खेलने वाले थे भाई। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को आप जबरदस्ती टीम में, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन लोगों ने बाबर पे, तो अब उनको बाबर टीम में नहीं लेके आया। अच्छा, यहाँ पे ना हैदर भाई एक चीज़ मेरे ख्याल से जो विजन था ना सिलेक्टर्स का, और जो उन्होंने डिस्कशन भी की थी, वो ये थी कि इमाद, आमिर, आज़म खान और साइम अयूब, ये 4 ऐसे थे जो सीपीएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस करके आए थे। तो वेस्ट इंडीज़ को बेसिकली इन्होंने एज्यूम कर लिया था कि हम यूएसए से सुपर 8 में तो जा रहे हैं। हाँ। तो ये एज्यूम करके इन्होंने ये 4 प्लेयर सेलेक्ट किए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कि हम वो यूएसए से बाहर नहीं जा पाए, तो इस वजह से सारा फ्लॉप हुआ मामला। माद भाई, आप खुद भी क्रिकेटर हैं, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। देखें, जो क्रिकेट है इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, इट्स नॉट बिग डील। जैसे अभी आप आजम खान को देखें तो एक मैच में वो पहली बॉल पे आउट हो गया। चलें इस पे हम आपने एक प्लेयर को 30 मैच दे दिए हैं और आजम खान को आपने अभी इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 4-5 लेकिन आप ये देखें, मैचेस दे दिए भाई, 4-5 9 मैचेस दे दिए। आप ये देखें हैदर भाई, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मुझे बताएं नया बैट्समैन आ रहा है, आप उसको क्या करेंगे बॉल पहला? मैं सबसे आर्मर करेंगे, देखूंगा ना कि पिच क्या कर रहा है ना। आप आर्मर करेंगे, तेज करेंगे, पहला तो अपना स्ट्रोक बॉल करेंगे ना, ऑब्वियसली वो स्केट होके निकले। अच्छा ये बताएं कि अब इंडिया का कल मैच है, वो भी सुना है कि वॉश आउट होने के ज़्यादातर चांसेस है। तो हैदर, आपको क्या लगता है कि आईसीसी ने जितने भी, अगर हम रूल्स देखें अब तक के लिए, अगर हम पहले मैचेस की बात कर लें जब पाकिस्तान को जो है वो पिचेस उस तरह की दी गई, ग्राउंड फैसिलिटीज़ उस तरह की दी गई, फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच भी जाता तो फिर आगे एक हर्डल था जो कि 2 ग्रुप्स के अंदर था। वहाँ भी मुझे लगता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, वेस्ट इंडीज़ बाहर होगी, पाकिस्तान का भी मुझे लगता है अगर आ ही जाती तो कोई चक्कर ना होता। अब अगर इंग्लैंड और इंडिया के मैच में बारिश हो जाती है तो फिर तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता है इंडिया जो है वो पिछले मैचेस की बेस पे और पिछली एवरेज की बेस पे। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट में हमने तो बहुत कम देखा है कि पिछले पॉइंट्स को जब सेमीफाइनल्स आ जाएं तो उनको कंसीडर किया जाए इन पॉइंट्स के साथ। देखिए 2 दिन गुजर गए, ना आज मैच ना कल मैच, ये 2 दिन में एक मैच तो वो करवा सकते थे, एक दिन एक मैच कराते, उन्होंने एक ही दिन दोनों मैच रख लिए और फिर ना रिजर्व डे रखा फाइनल के लिए ना सेमीफाइनल के लिए। ये कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, जब कोई भी इवेंट स्टार्ट होता है तो उसका शेड्यूल जो है वो आ जाता है। तो ऑब्वियसली मैं इस पे ये है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप है, ये कोई वैसे नॉर्मल सीरीज नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली रिजर्व डे जो है वो होने चाहिए थे। और अगर इन केस अगर बारिश नहीं भी होती, अगर मैच पूरा भी होता, तो मेरा मानना ये कि इंडिया फेवरेट रहेगी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया की टीम खेल रही है, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहा था, रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया। उनका नीचे अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या वो फॉर्म कर रहा है, बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है। तो यही छोटी छोटी जो चीजें हैं जो इंडिया की टीम को आगे ले जाएंगी। अगर वो आप देखें, अगर मैच होता भी है तो फेवरेट टीम जो है वो इंडिया ही थी, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम है तो आप उनके अगर मैचेस देखें तो वो बड़ी मुश्किल से जो है पहले सुपर 8 में पहुंचे हैं, और अभी भी सारा सिनेरियो जो है वो इमरान भाई आपके सामने है। तो अगर बारिश हो जाती है तो देखें जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल के आया है पहले राउंड में, आपको लगता है उसका राइट बनता है कि वो फाइनल खेले? आप क्या कहते हैं कि ये बात ठीक है कि इंडिया को एक अच्छी टीम होने की बिना पर ये लिवरेज मिल जाए कि नहीं यार, बारिश अगर हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, जो पिछले पॉइंट्स हैं उनको या एवरेज को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए?
देखें इमरान भाई, ये तो हम सबको पता है कि जो कमाऊ भूत होता है ना, जो सबसे ज़्यादा कमा के देता है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये वर्ल्ड कप में तो ये हमें नज़र आया ही आया। एक देखें देखो पैसे भी तो सबसे ज़्यादा लेके जाता है, 36.6% वो पैसे भी लेके जाता है आईसीसी के। देखिए मार्केट बहुत बड़ी है ना, वो आपको कमा के देता है, आईसीसी को बहुत सारा पैसा वो कमा के देता है। तो एक तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने इंडिया से पूछा कि आप अगर सेमीफाइनल जाते हैं तो अपनी मर्जी से अपनी ग्राउंड चूज़ कर लें। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि जिस टाइम पे उनका मैच आना है वो इंडियन 8 बजते हैं, मेरे ख्याल 7 या 8 बजते हैं इंडियन, तो वो सबसे ज़्यादा हाई टाइम है कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आएगी। तो आईसीसी सबसे पहले झुकाव तो रहा ही रहा है ग्राउंड चूज़ करने पे भी, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें फेवर में ऑन एयर टाइम राइट्स के ऊपर। तो उनको एक चीज़ तो कंफर्म थी कि इंडिया अपने पूल में, जब हमारे पूल में इंडिया टॉप करेगी ही करेगी, राइट। तो वो सुपर 8 में भी ऑब्वियसली उसने उस तरह से डोमिनेट किया। तो हैदर भाई की बात ये बिल्कुल ठीक है, फेवरेट वो ज़रूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि बैटिंग वर्सेस बैटिंग है। इंग्लैंड की भी बॉलिंग उस तरह से फॉर्म में नहीं है। इंडिया की बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सिवाय बुमराह के कोई भी उस तरह से इम्पैक्ट बॉलर नहीं, या वो लेफ्ट आर्म जो कुलदीप हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन स्टिल जोस बटलर और रोहित शर्मा एक ही तरह के बैट्समैन हैं जो अटैक करते हैं बॉलर्स पे और डोमिनेट, और अगर उनके दिन पे वो डोमिनेट कर जाते हैं, जोस बटलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो हमने वो मैच देखा है पहले जिसमें उनको रन रेट की ज़रूरत थी, उन्होंने 9.4 ओवर्स में चेस कर दिया। तो मेरे ख्याल से बैटिंग वर्सेस बैटिंग है, लेकिन ऑन द डे किसी को भी कोई भी जीत सकता है। हाँ, मैच से पहले अगर आप बात करेंगे तो फेवरेट ऑब्वियसली इंडिया है। इंडिया तो पूरे टूर्नामेंट में फेवरेट रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो उससे पहले है, और वो कल मैच होना है। आपको लगता है उस मैच का फैसला होने के बाद भी कुछ चीज़ें टेक्निकली और मेंटली जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी जो इंडिया का और इंग्लैंड वाला मैच है, क्योंकि वो पहला मैच डिसाइड करेगा कि साउथ अफ्रीका सामने आ रहा है या फिर अफगानिस्तान सामने आ रहा है। अब तक जो सर्वे हुए उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि पहले एज था साउथ अफ्रीका को कि वो किसी न किसी तरीके से जो कोई भी टीम आएगी उसको वो दबा सकता है। लेकिन जो अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, उसके बाद फेवरेट जो है अब अफगानिस्तान को कहा जा रहा है। हैदर, आपको लगता है कि वाकई ये बात ठीक है कि अफगानिस्तान अब फेवरेट है? नहीं इमरान भाई, देखें जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और जिस तरह का कम्बिनेशन उनका बना हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि जो हॉट फेवरेट है वो साउथ अफ्रीका रहेगी। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश वाला और अफगानिस्तान वाला मैच देखें तो जिस तरह की बैटिंग उनकी क्लैप्स कर गई थी, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस मैच में अफगानिस्तान की ऊपर से बैटिंग क्लैप करेगी, स्पेशली गुरबाज परफॉर्म नहीं करेगा या अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करेगी। क्योंकि जो अफगानिस्तान का मिडल ऑर्डर है वो रन नहीं कर रहा। अगर आप लास्ट मैच भी देखें तो उसमें राशिद खान के अगर आप 30 रन निकाल दें, और जो टारगेट इट वाज वेरी लो टारगेट, तो उसमें भी मतलब 30 रन आके अगर साउथ अफ्रीका को चेज करना पड़ जाता है, क्योंकि मैंने जितने भी हमने मैचेस देखे हैं कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ने बाद में आके मैचेस बचाए हैं, और जो तगड़े मैचेस थे वो बाद में आके बचे हैं और बॉलिंग के सर पर ही वो मैचेस बचे हैं। अगर कहीं ना कहीं ये डिसीजन हो जाता है कि पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम कोई 160-70 रन कर लेती है, तो साउथ अफ्रीका की टीम क्या अफगानिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट 160-70 रन आसानी से कर लेगी? इमरान भाई देखें 160 दिस इज टू मच, क्योंकि अगर आप बॉलिंग देखें साउथ अफ्रीका की जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है महाराज और तबरेज शम्सी स्पेशली, मैं उनकी स्पिन बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा टारगेट जो है वो सेट करेंगे। क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, रबाडा हो गया, नोकिया हो गया उनका, तो ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और नो डाउट कि जो टॉप बॉलर है वो अफगानिस्तान का है, टॉप बैटर भी है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ तक अगर टॉप ऑर्डर आउट नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर इतने रन कर लेते हैं गिरते पड़ते जैसे भी, तो साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 160-70 रन या 150 और 60 के दरमियान वाला हिंसा भी जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसको चेज करना। अगर आप एक चीज देखें, अगर अफगानिस्तान की टीम अगर उस पिच पे 150-160 कर रही है तो मैं फिर भी कहूंगा कि साउथ अफ्रीका टीम फेवरेट है, बिकॉज उनकी जिस तरह की बैटिंग है और उनकी नंबर 9 तक जो है वो बैटिंग है। रबाडा भी प्रॉपर खेलता है। बट ठीक है, समझ गया, आपका पॉइंट आ गया। बाद आपको लगता है कि जो बातें हैदर कर रहे हैं कि वो तो साउथ अफ्रीका को फेवरेट कह रहे हैं, वो तो नज़दीक भी नहीं आने दे रहे अफगानिस्तान को, तो आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से भी मैं हैदर की बात को बिल्कुल इससे एग्री करूँगा। साउथ अफ्रीका ऑन पेपर्स
बड़ी ज़बरदस्त टीम है। लेकिन यस, आपकी बात यहाँ पे ठीक है, टॉस मैटर करती है, लेकिन आप ये चीज़ देखें, लेट्स से कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और 160 170 वो करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के लिए 160 170 चेज़ करना साउथ अफ्रीका की इतनी तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ बहुत मुश्किल है। अभी तक टेस्ट उस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर भी उस तरह से टेस्ट नहीं हुई, और ओपनर्स क्योंकि रन बॉल खेलते रहे हैं, तो जब आप 7 या 8 के एवरेज से आपने रन चेस करने होते हैं, तो 2 ओवर आपके 2-2 3-3 4-4 रन पे जाएंगे तो प्रेशर तो बनता है। तो उस तरह से प्रेशर अभी उन पर आया नहीं है। 150 तक वो गए हैं, 160 170 चेज़ के दौरान मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को काफ़ी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी इस मैच में, अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत के अफगानिस्तान के लिए चेज़ तो बहुत मुश्किल हो जाए। मुझे तो लगता है 150 चेज़ करना उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन मुझे आप दोनों की बात से एक बात ज़रूर सामने आई कि आप दोनों की जो दिली हमदर्दियाँ हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं, दिली हमदर्दियाँ मेरी अफगानिस्तान के साथ है, मैं आपको दिली हमदर्दियाँ आपकी साउथ अफ्रीका के साथ है कि यार होने पहुँच ही गए हैं सेमीफाइनल से, वो किसी तरीके से हाँ, ये एक है कि देखें इतने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जब मैं छोटा सा होता था ना, जब मुझे क्रिकेट देखने की समझ आई थी, तो तब मैं कहता था यार को कहते थे यार साउथ अफ्रीका बेचारी जो वो सेमीफाइनल हार गई है, क्यों हार गई, बारिश हो गई। हम लोग छोटे से थे 99 में, और हमने ट्राई किया कि हमने दुआएं की बकायदा कि ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार जाए। 92 वाली स्टोरी सुन ली होगी। नहीं, उससे पहले तो पता भी नहीं, 92 वाला तो हमें पता था, हम छोटे थे, बोलिए हमें नहीं पता थी, लेकिन 90 ने दुआएं की हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हारा जो हाल कर दिया फाइनल में। तो खैर हमदर्दियाँ ज़रूर हैं अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ कि वो जीते कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल उम्मीद है अगर तो, लेकिन स्टिल इंडिया के सामने कोई भी टीम होती है मेरे ख्याल से उस पर एक्स्ट्रा आप कह लें कि 1.5% एक्स्ट्रा प्रेशर तो होता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। अच्छा हैदर, अगर साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता है, फ़र्ज़ करें वो पहली दफ़ा तारीख में फ़ाइनल में पहुँच गया है और इंडिया का उनसे मुकाबला आता है, तो फिर आपको क्या लगता है कि यार हम इतने सालों बाद ये कह सकते हैं कि यार चलो कम से कम सेमीफाइनल तो जीत लिया ना, फाइनल में फिर अगर इंडिया ने लताड़ दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वो जो सांप डस लेता आगे 98 के ऊपर, तो वापस आपको नीचे जाना पड़ता है। तो ये ना हो साउथ अफ्रीका वाला भी वही सीन हो जाए। देखिए, मैं स्टिल एक बात करूंगा, अगर अफगानिस्तान से मैच जीता है साउथ अफ्रीका अपना, तो फिर हॉट फेवरेट होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि जिस तरह वो जेल होके और कॉम्बिनेशन के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जो जिस जज्बे के साथ, तो आपको पता है कि जब एक टीम बन के खेलती है ना कोई भी टीम, तो वो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो इंडिया की टीम जो है, जैसे माद भाई ने बात की थी कि वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग नो डाउट उनकी भी बैटिंग बहुत अच्छी है, 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग जाती है, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है, जिस तरह माद भाई ने बोला है, कुलदीप यादव और बुमराह 2 बंदे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली आएगा। तो जो मेरे लिए वो अभी तक जो हॉट फेवरेट टीम है वो साउथ अफ्रीका, और आई होप कि साउथ अफ्रीका जो है वो ये साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप, भी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप नहीं जीती तो फिर तुम्हारी फेवरेट लिस्ट से निकल जाएगी। ठीक है, फिर ये नाज़रीन आज के प्रोग्राम हमारा जो है वो वक्त कम होने की बना पर हमें यहीं पर समेटना पड़ेगा। हम अमाद अजीज़ और हैदर अली दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला, और बात वो कर रहे थे कि उनकी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है और किस्मत की देवी जो है वो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो है वो साउथ अफ्रीका पर मेहरबान हो। आज के प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।